हेलो दोस्तों, भाइयों, साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से। और आज हम चैप्टर 4 का जो पार्ट 1 हमने लेकर आया था उसी का पार्ट 2 आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 का पार्ट 1 जो है वो आपका इस स्लाइड तक हो चुका था, नियोलिथिक एज तक हो चुका था, नियोलिथिक पीरियड तक। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से हम लोग अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी सिंधु सिविलाइजेशन, उसके अलावा और भी जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, और भी एक है कौन सा वो याद नहीं आ रहा। लेकिन ये सारे सिविलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 में फुल चैप्टर को कवर करते हैं। पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या खासियत था भाई, ये कब से कब तक रहा ये जानेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि द नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ फ्रॉम मेहरगढ़, यानी 7000 बीसीई, स्प्रेड इनटू द मिडिल अपर इंदस वैली एंड फर्दर ईस्ट। तो देखिए नियोलिथिक एज जो था वो हमारे वे ऑफ लाइफ, जिस जो भी था नियोलिथिक एज में जो भी लाइफ स्टाइल था मेहरगढ़ में। और ये 7000 बीसीई का टाइम पीरियड बता रहा है नियोलिथिक एज का। उसके बाद से क्या होता है, धीरे धीरे वो स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, नियोलिथिक एज जो है स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। और कहीं ना कहीं वो मिडिल और अपर इंदस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंदस वैली जो होता है हमारा, जो सिंधु घाटी जो है, वो उसके आसपास वाले एरिया में फैलने लगता है, मिडिल और अपर वाले एरिया में, है ना, इंदस वैली के अपर वाले एरिया में। और ईस्ट तक फैलते हुए चला जाता है, ईस्ट तक, है ना, ईस्ट तक यानी पूरब तक फैलता है, पूरब तक फैलता है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि अराउंड 4000 बीसी सम सेटलमेंट मास्टर्ड कॉपर एक्सट्रैक्शन, बिकमिंग द अर्लीस्ट चारकोलिथिक साइट, मार्किंग द स्टार्ट द ब्रॉन्ज एज। फिर धीरे धीरे नियोलिथिक एज जो था वो क्या करता है भाई, कॉपर का खोज कर लेता है। फिर कॉपर का खोज करते कॉपर से जो है कि बहुत सारा चीज बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर इस एज को, अर्लीस्ट एज को क्या बोलते थे, चारकोलिथिक एज, चारकोलिथिक साइट्स बहुत सारे। और फिर स्टार्ट होता है ब्रॉन्ज एज। मतलब ये कि टीन और कॉपर, कॉपर और टीन, है ना, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, इसको मिला करके एक एलिमेंट तैयार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज बोलते हैं। अब ये एज जो है ब्रॉन्ज एज कहलाता है, यानी ब्रॉन्ज का यूज होने लगा अब जो है चीजों को बनाने के लिए। ठीक है। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट क्या देख रहे हैं कि कॉपर टूल्स इन द फर्टाइल इंदस एंड घग्गर सरस्वती प्लेन boosted productivity and prosperity, large scale poultry production with diverse regional style emerged। और धीरे धीरे देखा क्या गया कि भाई धीरे धीरे नियोलिथिक एज से फिर ये इंदस वैली वाले एरिया में जो है कि बसना लोग स्टार्ट किए। फिर कॉपर का खोज हुआ, फिर ब्रॉन्ज एज आया, यानी ब्रॉन्ज का लोग टूल्स बनाना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे देखना क्या स्टार्ट हुआ कि फर्टाइल लैंड जो इंदस वाला रीजन है, जो घग्गर सरस्वती वाला रीजन है, उस एरिया में लोग जो है बसना स्टार्ट किए और वहां पे प्रोडक्टिविटी स्टार्ट किए। और वहां पे लोग बस करके विकसित होने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे आगे की ओर। और लार्ज स्केल में पोल्ट्री प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। पोल्ट्री प्रोडक्शन, मिट्टी के बर्तनों का बनाना स्टार्ट होता है लार्ज प्रोडक्शन में। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टाइल में बनाता था लोग, कोई इस तरह का बनाया, कोई इस तरह का, कोई इस तरह का, है ना। तो सभी जगहों पे अलग अलग पोल्ट्री प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, और बात आगे बढ़ता है। एट द साइट फिर वीराना एंड कुनल, ये दो साइट का नाम बताया है जो कि ड्राइड सरस्वती रीजन में था। ये अभी के टाइम पे ये नहीं है, मतलब ये मतलब सरस्वती रिवर जो है सूख चुकी है। तो वहीं पे ये दो साइट हुआ करता था, जहां से हम लोग को क्या मिला है, प्री हिस्टोरियन फेज का एविडेंस मिला है, प्री हिस्टोरियन फेज का एविडेंस मिला है, प्री हिस्टोरियन कह रहे हैं, प्री हड़प्पन फेज का एविडेंस मिला है। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के पहले कैसे लोग रहते थे उसका एविडेंस मिला है हमारे इन दो साइट से। ठीक है। और ये कब का है, डेट यहाँ पे दिखा हुआ है 7000 से 5500 बीसीई के बीच में ये दो साइट जो है देखा गया था हमारे, कहाँ पे, ड्राइड सरस्वती रिवर बेल्ट के पास। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि रीजनल स्टाइल्स बिकमिंग स्टैंडर्ड फीचर ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बाय अबाउट 2500 बीसी, दिस कंटिन्यूटी स्टेज इज कॉल्ड अर्ली हड़प्पन। यानी यही एज
जो हमारे अलग अलग रीजन के अलग अलग फीचर को बताया। और लगभग 2500 बीसीई का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है कंटिन्यूटी स्टार्ट किया, मतलब कि और आगे बढ़ा। लोग विकसित कर रहे थे, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे। मतलब अभी अभी क्या हो रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे होगा आप लोग, नियोलिथिक एज था, फिर ब्रॉन्ज, ये कॉपर का खोज हुआ तो कॉपर से फिर ब्रॉन्ज एज आया, ब्रॉन्ज एज के बाद पोट्री का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। फिर जो है का जो, अगर मान लेते इन सब चीजों का एविडेंस कहाँ मिला भाई, तो वीरन और कुनल रीजन में, जो कि सरस्वती रिवर बेल्ट के साइड ये रीजन था हमारा, ठीक है। फिर धीरे धीरे और लोग आगे बढ़े, लोग और विकसित करते गए, धीरे धीरे और कुछ कुछ जो है डेवलप हुआ। तो क्या डेवलप हुआ ये जानेंगे इसके आगे थोड़ा। तो हड़प्पन लिगेसी एंड डेवलपमेंट, और कुछ क्या क्या डेवलप हुआ तो देख रहे हो आप लोग, कंटिन्यूड सिन इन, अब ये सब भी डेवलप हुआ। पोट्री ट्रेडिशंस ये सब हो रहा था। सेमी प्रीसियस स्टोन बीड्स, ये सारे चीजों का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। लोग बीड के चीज बनाने लगे, कुछ ना कुछ उससे आविष्कार करने लगे। शेल बैंजल है ना, सेल का बैंजल बनाने लगे, चूड़ी जो हाथ में पहनने वाली होती है बैंजल, सेल का यूज करके बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। फिर टेराकोटा देखा गया कि टेराकोटा मिट्टी का बहुत छोटे छोटे खिलौने टाइप का बनाना स्टार्ट कर दिए, है ना। और फिर कॉपर का वर्किंग, कॉपर का जो है टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये सारा चीज इनोवेशन हुआ, धीरे धीरे हुआ हमारे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में। और अलग से यहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा होगा, कुछ और डेवलपमेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, जस्ट लाइक पेरीमीटर वॉल्स, इस तरह का वॉल्स बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, है ना, ईंटों से। और यूज ऑफ सील का यूज करना स्टार्ट किया, और इसके ऊपर बहुत सारा चित्रण भी बनाना स्टार्ट किया। फिर बिगिनिंग ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, अब यहाँ पे ये हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है इस तरह का लोग बनाना स्टार्ट किए, लोग लिखना स्टार्ट किया, है ना। तो धीरे धीरे इनोवेशन हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। लोग कहाँ थे और कहाँ आए, मतलब धीरे धीरे ही आए, यहाँ तक आए, ठीक है। पहले ये पोट्री मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते ऐसे ऐसे जाते 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 फिर आपके राइटिंग सोर्स पे आने स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। आगे बात करेंगे हड़प्पन प्रैक्टिसेस क्राफ्ट बियॉन्ड एग्रीकल्चर। अगर बात कर लेंगे कि एग्रीकल्चर यानी उसके पहले, एग्रीकल्चर के पहले ये पोट्री पोट्री वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, है ना। क्राफ्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ, कॉपर वर्क स्टार्ट हुआ, शेल वर्क स्टार्ट हुआ, सेमी प्रीसियस स्टोन बीड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के बाद स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। यानी लोग खेती करते थे, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, और इन सब चीजों का भी डेवलपमेंट किया उन्होंने, ठीक है। चलिए, ग्राफिटी ऑन पोट्री एंड अर्ली शील। ग्राफिटी यानी बोल रहा है क्या कि पोट्री के ऊपर या फिर शील के ऊपर क्या किया इन्होंने, चित्रण बनाना स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ डिजाइन बनाना स्टार्ट किया, जैसे ज्योमेट्रिक का डिजाइन हो गया, एनिमल का डिजाइन हो गया, इन सब चीजों का डिजाइन बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम साइट लाइक हड़प्पा, रहमान डेहरी, कुनल, और क्या लिखा है, फॉर रनर्स ऑफ द मैच्योर हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड सील। तो इन सब, ये सब जितना भी साइट था, ये सारा जितना भी साइट है हमारा, ये इन सब साइट के ऊपर आपको मिलता है क्या, कि स्क्रिप्ट का एविडेंस मिलता है, आपके शील का एविडेंस मिलता है। तो इन सब चीजों का एविडेंस जो है इन सब साइट के पास आपको देखने को मिला था। तो ये है हमारा सिंधु घाटी, जो है कि धीरे धीरे विकसित हुआ था, और एक स्टेप करके ऐसे ऐसे हमारा इनोवेशन देखने को मिलता है और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे टाइमलाइन का, तो आप देख पा रहे होंगे एकदम सिंपल वे में यहाँ पे लिखा हुआ है नियोलिथिक। नियोलिथिक जो है आगे मूव करता है तो वो कहलाता है चारकोलिथिक, यानी कॉपर का यहाँ पे खोज हो गया। कॉपर का खोज होने के बाद जब कॉपर के अंदर टीन का मिलावट किया गया, तो एक नया एलिमेंट बना जिसको ब्रॉन्ज बोला जाता है, और इसी टाइम पीरियड को ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। आपका ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 3300 बीसी, और ये 4500, और ये 7000 बीसी, ठीक है। अर्ली हड़प्पन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन सेटअप होने के पहले का ये दिखा रहा है सीन, है ना। मैच्योर हड़प्पन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम से सेटअप हो गया बढ़िया से एकदम, वो मैच्योर हड़प्पन का ये टाइम पीरियड है 2600 से 1900 बीसी के बीच में हड़प्पन एकदम मैच्योर था। फिर जो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है लेट, यानी लगभग खत्म होने के कुछ पहले, है ना, खत्म होने के कुछ पहले का बात कर रहा है ये लेट सिविलाइजेशन। चलिए, आगे बात करेंगे हम लोग सिंधु सरस्वती हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और कुछ कुछ फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपका, कि नियोलिथिक एज जो है कैसे हुआ, ये सारा हमारा दिया हुआ है। नियोलिथिक एज का अगर एविडेंस देखें तो वो मेहरगढ़ से स्टार्ट होता है, मेहरगढ़ से फिर धीरे धीरे मिडिल अपर इंदस वैली वाले साइड में जाता है, और फिर ईस्ट तक फैलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया ऐसे, है ना।
तो यहाँ पे मान लो कि ये नियोलिथिक एज है। फिर धीरे धीरे अपर, ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन अपर वाले, और ये कौन सा मिडिल वाला, ये वाला रीजन, और फिर धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है हमारा ये सिविलाइजेशन। पहले इधर था, फिर अपर सिंधु सिविलाइजेशन, अपर सिंधु रीजन में आया, और मिडिल सिंधु रीजन में आया, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते ईस्ट की तरफ भी जाता है, ठीक है। फिर चारकोलिथिक एज आया, कॉपर का खोज हो गया। फिर ब्रॉन्ज एज आया, कॉपर में टिन को मिला करके ब्रॉन्ज का एलिमेंट बनाया। फिर प्री हिस्टरी वाला टाइम आया, प्री हड़प्पन वाला। तो यहाँ पे क्या होता है देखने को कि भाई ये अलग अलग सीन, जैसे ड्राइड सरस्वती रीजन में आपको ये दो एरिया था जहां पे आपको एविडेंस मिला प्री हड़प्पन फेज का, ठीक है। फिर ये टेराकोटा का फॉर्मेशन होता है, फिर टेराकोटा से बहुत सारी चीजें बनती है, और भी बहुत सारा इनोवेशन वाला है कि ये बीड का है ना, बैंजल का है ना, ये शील का। मैच्योर हड़प्पन का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लांट, सिटी, ट्रेड, स्टैंडर्ड वेट, स्क्रिप्ट, सील, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। यानी जब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन सेटअप हो गया तो ये सारा चीज भी सेटअप कर दिया गया उस सोसाइटी के अंदर, उस सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा। फिर आता है लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो लेट वाले में क्या है भाई, तो डिक्लाइन द अर्बन सेंटर्स, यानी धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है खत्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है। कल्चर धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये सारा एक तरह से लिगेसी रहा है किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब हम लोग ये डोंट मिस आउट में देख लेते हैं क्या है एक्स्ट्रा कुछ। तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात कर रहा है कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन, यानी कालीबंगा जो जगह था, साइट था हमारा, वहां पे प्लग्ड का एविडेंस मिला है। यानी जुताई होता था, खेत का जुताई होता था उस टाइम पे, सोचिए है ना, प्लग्ड होता था यानी खेत का जुताई होता था। सोइंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर फॉर डबल क्रॉप कल्टीवेशन लाइक टुडे रबी एंड खरीफ। जैसे अभी के टाइम पे रबी और खरीफ का प्रोडक्शन होता है, देखते हो ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का ये जुताई होता है। और उसी मतलब वैसे ही जो है कि उस टाइम पे भी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ऐसा किया जाता देखने को मिला, ठीक है। एविडेंस ऐसा मिला है कहाँ पे, तो कालीबंगन के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि हड़प्पन यूज्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। उस टाइम पे भी वेट और मेजर को यूज किया जाता था, कैसे चीजों को तौला जाए, कैसे मेजर किया जाए, इन सब चीजों का भी उस टाइम पे कॉन्सेप्ट था, है ना। और यहाँ पे बाइनरी मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। बाइनरी मल्टीपल का मतलब 1 2 4 16, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा 64, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना बहुत गहराई का बात है, जो कि बाइनरी मल्टीपल वाला जो सिस्टम है, इसको यूज करके वेट एंड मेजर का यूज किया जाता था, ठीक है। स्टोन वेट का यूज किया जाता था, यानी पत्थर का चीज ये एक तरह से वेट करने के लिए, कोई चीज का वजन करने के लिए पत्थर का एक तरह से बनाया जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा एक तरह का सिविलाइजेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और आज के टाइम पे भी हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करते हैं। बात करेंगे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का। तो ये आउटसाइड इंडिया में अगर इसका देखें वर्चस्व कैसा था, आउटसाइड इंडिया का हम लोग बात करेंगे। हमारे इंडिया का तो हम लोग बात कर लिए कि ब्रॉन्ज एज जो है कैसे स्टार्ट हुआ। आउटसाइड ऑफ इंडिया का बात करेंगे तो अलग अलग सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे 4 अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन इमर्ज इन रिवर प्लेन्स, यानी बहुत सारे जो सिविलाइजेशन बने, तो कहीं ना कहीं वो सारे भी रिवर के एरिया में ही बने, जहां पे रिवर है वहीं पे ये प्लेन को देखने को मिलता है। जस्ट लाइक अगर बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो ये हमारे भारत का है। तो ये बना था सिंधु रिवर के किनारे। ये सारा सेटअप हुआ सिंधु रिवर के किनारे। अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बात कर लेंगे तो ये दो रिवर के बीच में एक जगह है, उसी को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वहीं पे बनाया गया। ये दो रिवर है, यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये दो रिवर है जो कि वेस्ट एशिया में आपका देखने को मिलेगा। इजिप्टियन सिविलाइजेशन का बात करेंगे तो ये नाइल रिवर के किनारे सेटअप हुआ है। चाइनीज सिविलाइजेशन का बात करेंगे तो हवांग हो रिवर के किनारे, ये जिसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे ये चाइनीज सिविलाइजेशन सेटअप किया गया, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इंडस घग्गर सरस्वती वैली आर द ज्योग्राफिकली क्लोजर फैसिलिटेटिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। यानी हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और हमारा ये इंडस घग्गर सिविलाइजेशन जो है, सरस्वती सिविलाइजेशन, ये दोनों सिविलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ज्योग्राफिकली क्लोजर भी था। यानी देखा जाए तो भारत और मेसोपोटामिया के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही नजदीक का था, मतलब कि आना जाना ज्यादा दूर का सफर नहीं था। लेकिन अगर बात कर लेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन का, भारत के सिविलाइजेशन से तो बहुत दूर था, लेकिन ये हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत नजदीक था, क्योंकि ईरान, इराक, ये वाला जो एरिया है वो भारत के वेस्टर्न साइड से थोड़ा नजदीक पड़ जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेड बहुत अच्छा चलता था। इजिप्ट और चाइनीज हैव लिटिल टेंजिबल एविडेंस ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और हमारे इन दो सिविलाइजेशन से भी बहुत ही ठोस सबूत मिलता है, ठोस सबूत मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है। और उससे क्या पता चलता है कि ये डायरेक्ट, ये लोग क्या करते थे, कनेक्शन रखते थे आपस में, कॉन्टैक्ट रखते थे इनका।
जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कांटेक्ट था भारत के सिविलाइजेशन से, ठीक उसी तरह चाइनीज और इसका इजिप्ट सिविलाइजेशन का कांटेक्ट था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। अगर बात करेंगे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है एक क्रैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का इसको टैग मिला हुआ है, क्रैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का। यानी मानव का जो सभ्यता स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं माना जाता है कि आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि क्रैडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। मेसोपोटामिया जो वर्ड है ये बना कैसे, तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है कि वो लैंड जो टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटिस रिवर के यूफ्रेटिस यूफ्रेटिस रिवर के बीच में है, वो एरिया को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया, ठीक है। और जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इराक, कुवैत, है ना, और कुछ पार्ट तुर्की और ईरान का है, कुछ पार्ट तुर्की और ईरान का है अभी के टाइम पे। तो ये चार कंट्री है, चारों कंट्री का नाम याद रखना है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो आपके किस कंट्री से बिलोंग करते थे एंशियंट टाइम पे, ठीक है। फार्मिंग बात करें तो 12,000 साल पहले यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो गया था, ठीक है। कॉपर टूल्स अराइव हो गया था आपके अराउंड 4500 बीसीई में। कॉपर टूल्स अगर बात करेंगे मेसोपोटामियन में कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 4500 बीसीई में, याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे फर्टाइल क्रेसेंट, यानी यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जैग्रोस और टॉरस माउंटेन जो है उसके बॉटम साइड में बहुत ही फर्टाइल लैंड था। इसके वजह से वहां पे क्या था, खेती करना आसान था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो मेडिटेरेनियन टू पर्शियन गल्फ, ये लोकेशन है हमारा, जो कि इस माउंटेन के नीचे का एरिया है, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट सेंचुरीज लार्ज सिटीज बिकेम, यानी यहाँ पे समय कटता गया, समय बढ़ता गया, और आने वाले टाइम में क्या बना, एक बड़े बड़े सिटी के रूप में बहुत सारा चीज बनने को देखने को मिला। सोवरिंग स्टेट सेंटर्ड ऑन अ सिटी रूलिंग सराउंडिंग टेरिटरी, और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला कि सोवरिंग स्टेट यानी वैसा स्टेट बना जहाँ पे ज्यादा भेदभाव नहीं होता था, रिपब्लिक टाइप का सिस्टम था, डेमोक्रेसी टाइप का सिस्टम था। तो ऐसा सिस्टम वाला एक स्टेट इंट्रोड्यूस किया गया इस सिविलाइजेशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है कहाँ पे बिलोंग करता है, तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बीच में फर्टाइल लैंड था यहाँ पे, जिसके लिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। और साथ में अर्ली फार्मिंग, यानी यहाँ पे फार्मिंग भी किया, सिटी और स्टेट का इंट्रोड्यूस यहाँ पे बना, और ऐसे जो है कि फाउंडेशन रखा गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। चलिए, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इतना फैक्ट आपको जान गए होंगे, और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो मेसोपोटामियन का जो टाइमलाइन है वो कैसे कैसे चला, तो समझिएगा। तो 700 बीसी में क्या देखा गया, 700 बीसी में क्या देखा गया समझिएगा। अर्ली सेटलमेंट इन मेसोपोटामिया, यानी सबसे अगर पुराना कोई सेटलमेंट हुआ तो वो 7000 बीसी में हुआ, 7000 बीसी में देखने को मिला। फिर 3500 बीसी में क्या देखने को मिला कि सुमेरियन सिटी स्टेट इमर्ज, यानी सुमेरियंस जो थे वो सिटी और स्टेट इमर्ज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ नाम है जगह का, है ना। फिर 3300 बीसी में क्या देखने को मिला, राइटिंग का सोर्स देखने को मिला, कॉनिफॉर्म डेवलप्ड बाय सुमेरियंस। सुमेरियंस जो थे वो एक राइट स्क्रिप्ट तैयार किए जिसका नाम था कॉनिफॉर्म, है ना, कॉनिफॉर्म। यानी ये कॉनिफॉर्म जो था एक रिटन सोर्स था हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर 2334 बीसी में क्या देखने को मिला, एकेडियन अंपायर जो है ये इमर्ज होते हैं, और यहाँ पे जो है कि सार्गन ऑफ अक्कड़, सार्गन ऑफ अक्कड़, यानी इसके ये दाढ़ी वाले शेप को ही बोला जाता है। और ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया, इस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट डायनेस्टिक अंपायर, ये बना हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर, एकेडियन अंपायर, है ना। और ये सार्गन ऑफ अक्कड़ जो है किसके टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ, अकाडियन अंपायर, अकाडियन अंपायर, ठीक है, ये याद रखना है। और फर्स्ट डायनेस्टिक अंपायर था हमारा अकाडियन अंपायर। फिर 2154 बीसी में क्या देखने को मिला, एसेरियन, यानी एसेरियन का राइज होता है यहाँ पे नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में। कहाँ पे, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में किसका राइज होता है, एसेरियन का राइज होता है, यानी एसेरियन जो थे वो अब आते हैं इस तरह के, यहाँ पे लोगो दिख रहा है उनका, ठीक है। फिर 1900 बीसी में क्या देखने को मिलता है, बेबीलोन, पावर में आते हैं बेबीलोन। और बेबीलोन जो कम्युनिटी था, डायनेस्टी था, वो आता है मेसोपोटामिया के सेंट्रल पार्ट में। कहाँ पे, सेंट्रल पार्ट में बेबीलोन का इमर्ज होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। फिर 1792 बीसी में ऑनवर्ड क्या देखने को मिलता है, हम्मुराबी, हम्मुराबी एक्सपेंड करते हैं पूरे बेबीलोन में, बेबीलोनिया में, ठीक है, पूरे बेबीलोनिया में हम्मुराबी जो है ये एक्सपेंड करते हैं। और कोड ऑफ हम्मुराबी फ्रेम जो है इन्होंने किया, कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम और जानेंगे, और डीप में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हम टाइमलाइन बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे मेसोपोटामियन के अंदर जो है कि सिविलाइजेशन आया, डायनेस्टी आया, और वो फिर डिक्लाइन होता है, फिर नया सिविलाइजेशन आता है, उसका टाइमलाइन हम बता रहे हैं। अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एक एक करके। फिर फाइनली डिक्लाइन होता है किनका, मेसोपोटामियन का, है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो अंपायर थे, जैसे बेबीलोन, बेबीलोनिया, ये थे फाइनल 1400 बीसी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे बेबीलोनियन ड्यू टू द इन्वेंशन
हिटिटिस एंड अदर। यानी हिटिटिस नाम के एक डायनेस्टी थे जो आए और आक्रमण किए किसके ऊपर, बेबीलोनिया के ऊपर, और यहाँ पे जो फाइनल हमारा यहाँ पे डायनेस्टी हुआ करता था वो खत्म हो जाता है। और भी हिस्टोरियन कुछ कुछ फैक्ट बताते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण भी डिक्लाइन होता है और इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण भी डिक्लाइन होता है इसका, ये बेबीलोनिया में जो डायनेस्टी था उसका, बेबीलोनिया का। ठीक है, चलिए ये हमारा टाइमलाइन है। अब इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। द सुमेरियन, देखिए सबसे पहले कौन था, सुमेरियन था ना, कहाँ पे, ये रहा सुमेरियन। ठीक है, सबसे पहले सुमेरियन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे करेंगे। ठीक है, तो सुमेरियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुमेरियन जो था द अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन, यानी अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन था ये, सबसे पुराना टाइप का जो सिटी होता था ना उस पे बेस्ड था ये सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इस टाइम पे कैसा था देखो, वेयर दे लिव्ड, ये कहाँ रहते थे, सेंटर एट यू आर एंड द अदर सिटीज इन समर, यानी साउदर्न इराक। अभी के जो साउदर्न इराक है वहां का बात कर रहा है कि वहां पे ये दो जगह था जहां पे ये रहते थे। ठीक है, ग्रेट इनोवेटर्स, यानी इनके टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला। क्या देखने को मिला भाई, तो फर्स्ट टू बिल्ड डैम एंड कैनाल, पहली बार इन्होंने डैम और कैनाल का इनोवेशन किया, डेवलपमेंट किया इरिगेशन के लिए। यानी फर्स्ट टू यूज मड एंड बर्न्ट ब्रिक्स, और इन्होंने मिट्टी का यानी जो कीचड़ का जो मिट्टी बनता था उसका और ईंट का बनाना शुरुआत किया यहाँ पे। ये बर्न्ट ब्रिक्स यानी ईंटा पका करके जो आग में डाल करके पकाते हैं वैसा ईंटा बनाना स्टार्ट किया इन्होंने। फिर से रिलीजन और टेम्पल को भी देखने को मिला यहाँ पे, वर्शिप यानी पूजा पाठ श्रद्धा इन सब में भी इनका विश्वास था, आस्था था ना। टेम्पल भी बनवाते थे, बहुत सारे टेम्पल बनवाए जिसको जिगुरत भी बोलते थे हम लोग। टावर लाइक स्टेप टेम्पल था ये जिगुरत, इसको जिगुरत बोलते थे। और टावर लाइक ऐसे टावर जैसा बन गया और ये सीढ़ी टाइप का बन गया ताकि ऊपर जाने के लिए रास्ता बने। ठीक है, ठीक है, हर एक तरह से सिटी में ये डेवलप किया जाता था। टेम्पल अथॉरिटी का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी सोशल हायरार्की देखने को मिलता था, सब लोग को अनुमति नहीं था मंदिर में जाने का। ठीक है, सिर्फ कुछ ही लोग का, जो बड़े बड़े पुजारी हैं है ना, जो पुजारिन हैं वो सब ही जा सकती हैं साथ। ठीक है, और जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कहीं ना कहीं टेम्पल अथॉरिटी से जुड़ा हुआ रहता था, किसी और के हाथ में नहीं दिया जाता था, टेम्पल अथॉरिटी से ही जुड़ा होता था कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं यही लोग जो है वो हेड होते थे सोसाइटी के। सिटीज और स्टेट का अगर डेली लाइफ का बात करेंगे यहाँ पे, तो सिटीज हैड प्लेस्ड फॉर पैलेसेस फॉर किंग, यानी सिटी जो था ना वो कहाँ पे बनता था, किंग जहाँ रहता था वहां पे सिटी बनता था, सभी जगह पे सिटी नहीं बनता था। और जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे वहाँ नॉर्मल हाउस बनता था, स्मॉल ब्रिक्स हाउसेस फॉर कॉमन पीपल। ठीक है, क्राफ्ट का भी बहुत सारा चीज यहाँ पे काम होता था, पोट्री बनता था, टेक्सटाइल का यूज होता था, मेटल वर्किंग बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिलता था। साथ में मर्चेंट और ट्रेडर यहाँ एग्जिस्ट करते थे, है ना। बहुत सारा यहाँ पे चीज देखने को मिला। राइटिंग सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, राइटिंग सोर्स। सुमेरियन जो थे वो क्यूनिफॉर्म नाम का स्क्रिप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस करते हैं वेज शेप्ड में। वेज शेप्ड जो था, ये वाला शेप्ड का बात कर रहा है, वेज शेप्ड का मार्क प्रेस्ड इनटू द क्ले टैबलेट, है ना, ये क्ले टैबलेट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, विथ अ रीड स्टाइलस यानी ये जो लिख रहा है ना उसको बोलते हैं रीड स्टाइल बोलते हैं इसको, REED, रीड स्टाइल। ये रीड स्टाइल में ही ये लिखते थे इस क्ले टैबलेट शेप के ऊपर, है ना, रीड स्टाइल में। और रीड स्टाइल का मतलब क्या कि ऐसा नोखिला, ऐसे ऐसे करके नोखिला टाइप का ऐसे करके लिखते थे कुछ कुछ, है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे, कहीं ना कहीं ये, है ना, कांटे जैसा दिखता था, नेल टाइप का, है ना, वैसा बनाते थे ये राइटिंग के। और ये 3000 BCE के अप्रॉक्स देखने को मिलता है। क्यूनिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस मेसोपोटामिया बाय डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स बाय डिफरिंग लैंग्वेजेस, और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग यूनिफॉर्म बनाए जाते थे। रीजन टू रीजन वो पता चलता था कि कौन सा लैंग्वेज फॉलो करते हैं, वो उसी में वो लिखते थे। और कहीं ना कहीं राइटिंग सोर्स जो है मेसोपोटामिया में पूरे फैल गया, ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है ये पूरे मेसोपोटामिया में फैल गया धीरे धीरे। ठीक है, डोंट मिस आउट में वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे ये भी चीज दी है, देयर नंबर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन 60 गिविंग अस, यानी नंबर सिस्टम भी ये इंट्रोड्यूस करते हैं। 60 इक्वल टू 60 मिनट आवर, है ना, 60 सेकेंड मिनट, 3 क्या लिखा है, 360 डिग्री सर्कल, यानी इन सब का भी इंट्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिला। आगे हम लोग बात करेंगे एकेडियन का। हमने दो एक पढ़ा, है ना, अभी सुमेरियन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, एकेडियन के बारे में। ये सुमेरियन के बारे में ही दोनों है, अब पढ़ेंगे एकेडियन के बारे में। एकेडियन के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये लोग कैसा लाइफ जीते थे और क्या क्या इनोवेशन किया इन्होंने। बिल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंपायर, यानी फर्स्ट अंपायर का जो बिल्डर का नाम दिया गया है वो दिया गया एकेडियंस को दिया गया, बिल्डर्स, है ना, इनको बिल्डर्स कहा गया फर्स्ट अंपायर का। पावर शिफ्टेड इन यानी 2334 BCE में इनको पावर मिलता है। सुमेरियन जो है वो हारते हैं और पावर में ये आते हैं एकेडियन। बाय द सिटी स्टेट ऑफ अकर्ड,
सेंटर्ड मेसोपोटामिया नॉर्थ ऑफ समर। यानी इनका अगर बात कर लेंगे कहाँ पे ये कब्जा किए थे सबसे पहले, तो ये आपके सेंटर मेसोपोटामिया में और नॉर्थ ऑफ समर, यानी समर वाला जो एरिया था उसके नॉर्थ साइड में और सेंटर ऑफ द मेसोपोटामिया, यहाँ पे ये रहने लगे। ठीक है। स्पोक अकेडियन, है ना, स्पोक अकेडियन डिफरेंट फ्रॉम सुमेरियन बट यूज द सेम यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये भले ही अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग लैंग्वेज यूज करते थे, लेकिन स्क्रिप्ट जो था ना इनका, वो यूनिफॉर्म का ही था स्क्रिप्ट, जो सुमेरियन ने इंट्रोड्यूस किया था अपने डायनेस्टी के अंदर। ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट डायनेस्टिक एम्पायर, है ना, वर्ल्ड फर्स्ट जो है डायनेस्टिक एम्पायर है हमारा ये अकेडियन। ठीक है। एस्टैब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट डायनेस्टिक एम्पायर, सॉ द इवोल्यूशन ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर। यहाँ पे अलग अलग तरह का लिटरेचर देखने को मिला, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है एपिक ऑफ गिलगामेश। गिलगामेश एक एपिक यानी किताब ग्रंथ का नाम है, जो कि इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ। कब? जब ये अकेडियन डायनेस्टी बना था। ठीक है। अकेडियन डायनेस्टी बना था। ट्रेड लिंक इन द अकेडियन एज, किंग सरगोन्स टैबलेट्स मेंशन ट्रेड विद डिलमम मगन एंड मेलुहा मेलुहा मेलुहा। तो ये देखिए कुछ जो है कि अकेडियन ने अकेडियन एज के टाइम पे ट्रेड लिंक के लिए ये सारा चीज इंट्रोड्यूस किया, मेंशन किया, ताकि ये ट्रेड हो सके यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। मेलुहा मतलब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, है ना, ये कुछ वर्ड यूज करते थे जिसके लिए, किसके लिए भाई, तो ट्रेड करने के लिए, है ना, ये वर्ड यूज करते थे। तो मेलुहा मतलब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, दिल्मा मतलब बहरैन, मगन मतलब ओमान, है ना। ट्रेड आइटम्स सेमी प्रीसियस स्टोन्स, बीड्स, आइवरी, टिम्बर्स, गोल्ड, डस्ट, पॉसिबली कॉपर। यानी इन सब चीजों का ट्रेड करते थे, और ये सब जो नाम है ना, वो ट्रेड के जगह के लिए नाम का यूज करते थे। ठीक है। यहाँ पे दिलमम का क्या दिया है, बहरैन, बहरैन एक कंट्री का नाम है आज के टाइम पे। और यहाँ पे देखो मगन का क्या दिया है, ओमान, ओमान आज कंट्री का नाम है ना। मेलुहा का सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन नाम दिया है। तो ये सिर्फ ये सारे चीज ट्रेड के लिए नाम यूज करते थे। ठीक है। आगे बात करेंगे एसेरियन। एसीरियन, अभी हमने क्या देखा, एकेडियन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इनके बारे में, एसेरियन के बारे में, इनका राइज कैसे होता है। ठीक है। तो एकेडियन के बाद ही इनका राइज होगा, है ना, एकेडियन के बाद ही राइज होगा इनका। अब समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि अकेडियन पावर डिक्लाइन अराउंड 2154 बीसी। ठीक है। इस टाइम पे अकेडियन पावर खत्म हो जाता है। सिटी स्टेट एसूरी इन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, यानी एक सिटी स्टेट यहाँ पे एसूरी बनाया गया, कहाँ पे, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया के अंदर। ठीक है। एसेरियन डोमिनेंस लास्टेड टिल अर्ली 1700 बीसी। 1700 बीसी के पहले तक जो थे वो कौन थे, सिमेरियन थे। ठीक है। एसेरियन थे, एसीरियन, है ना, एसीरियन थे। स्प्रेडिंग अक्रॉस मेसोपोटामिया एंड नेबरिंग रीजन, यानी मेसोपोटामिया में तो ये रूल किए, एसीरियन जो थे मेसोपोटामिया में तो रूल किए, साथ में उसके अक्रॉस में जितने भी पड़ोसी जगह थे उनको भी इन्होंने कब्जा किया और इसके ऊपर भी रूल किया। ठीक है। कौन, एसीरियन। ठीक है। यहाँ पे एसीरियन का बात कर रहा है। आगे बात कर लेंगे हम लोग बेबीलोनिया का। बेबीलोनिया, ये भी हम लोग देखे थे ऊपर में, बेबीलोनिया था ना, है ना। एसीरियन के बाद बेबीलोनिया आता है, फिर कौन आएगा, फिर डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो बेबीलोनिया के बारे में अब हम लोग जान लेंगे। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये रहा बेबीलोनिया। द न्यू सिटी स्टेट बेबीलोनिया गेन डोमिनेंस इन सेंट्रल मेसोपोटामिया फ्रॉम 1900 बीसी। यहाँ पे आपको 1900 बीसी में बेबीलोनिया जो जगह है, बेबीलोनिया जो जगह है, यहाँ पे अपना डोमिनेंस जमाते हैं। ठीक है। बेबीलोनिया के अंदर कौन, ये बेबीलोनियंस। ठीक है। बेबीलोनियंस तो सेंट्रल मेसोपोटामिया में 1900 बीसी में आते हैं ये। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, हम्मुरबी। हम्मुरबी क्या है भाई, एक्सपेंडेड बेबीलोनिया इनटू अ लार्ज एम्पायर। हम्मुरबी क्या है भाई, तो ये है हम्मुरबी। हम्मुरबी एक कोड का नाम था, जो कि इसके अंदर आपके सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलाए जाएंगे, ट्रेड कैसे होगा, इक्वालिटी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारे चीज इंट्रोड्यूस किया गया था हम्मुरबी में, है ना। तो हम्मुरबी 1792 बीसी में इंट्रोड्यूस किया गया, पूरे बेबीलोनिया के अंदर ये एक्सपेंड कर दिया गया इनको लार्ज एम्पायर के रूप में। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन कोड ऑफ हम्मुराबी, इसका सबसे अगर बड़ा कंट्रीब्यूशन था ना, तो ये कोड देना, है ना, हम्मुराबी का कोड देना, जिसमें बताया हुआ था कि कैसे यहाँ पे चलाया जाएगा हमारे सोसाइटी को, कैसे सोसाइटी के अंदर कौन सा कानून बनाया जाएगा। एक तरह से फाउंडेशनल मॉडल तैयार किया गया था ये हम्मुराबी के अंदर, कि क्या मॉडल होना चाहिए एक सोसाइटी का, एक अंपायर का, वो मॉडल जो है इस हम्मुराबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। लीगल सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फ्यूचर को कैसे सिक्योर रखना है ये देखने को मिलेगा। तो फिर एंड होता है 1400 बीसी का। बेबीलोनियन जो थे लॉस्ट प्रोमिनेंस ड्यू टू अटैक बाय द हिटिटिस। हिटिटिस नाम का एक अलग से आता है, जो कि इंडो यूरोपियन अटैक होता है, ये इंडो यूरोपियन अटैक होता है। और एनेटोलिया ऑफ एनाटोलिया, यानी एनाटोलिया का अटैक होता है, जो कि इंडो
यूरोपियन से साइड से आते हैं, वो एनाटोलिया, और उनका अटैक होता है और उनके वजह से इनका पावर खत्म हो जाता है। एंड अदर पावर भी आता है, बहुत सारा पावर आता है, कहीं ना कहीं सबका अटैक होता था उस टाइम पे, है ना। हर कोई चाहता था कि हम कब्जा कर लें, हम कब्जा कर लें, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का अटैक हो जाता था, ठीक है। प्लस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ये दिया जाता है, और इंटरनल प्रॉब्लम, अभी जस्ट हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बहुत सारा कारण लोग बताते हैं हिस्टोरियन, क्योंकि ये बहुत पुराना बात है ना, बीसीई का बात है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हो जाता है डिफिकल्टी समझना, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। अभी तक हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बात किया कि कौन डायनेस्टी आया, कौन गया, ठीक है। अलग अलग अंपायर आए, अलग अलग रूलर आए, अलग अलग इनोवेशन किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन का कि इसमें क्या क्या इनोवेशन हुआ और कैसे लोग रहते थे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में ये भी आता है विच रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इसके पास भी बहुत सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, और इसमें कुछ कुछ यूनिक्स भी है। यूनिक मीन्स, और आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या यूनिक है। और ग्रीक रोमन्स, है ना, नोन टू ग्रीक रोमन, एग्जाम्पल हेरोडोटस, 5th सेंचुरी बीसी, है ना। ये एग्जाम्पल दिया है हेरोडोटस का कि ये जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन से ही बिलोंग करते थे। कब? 5th सेंचुरी बीसी का बात कर रहा है ये, है ना, 5th सेंचुरी बीसी, 500 बीसी का। आगे बात करेंगे तो ये ग्रीक और रोमन साइड में ये आपको देखने को मिलता था। हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्टेड लार्जली फ्रॉम पेपिरस रिकॉर्ड्स मेड फ्रॉम द पेपिरस प्लांट। देखिए ये पेपिरस रिकॉर्ड जो है ये क्या बताता है, पेपिरस रिकॉर्ड से ही हम लोग को इसका हिस्ट्री पता चलता है कि कैसे ये लोग बनाए हुए थे अपना सिविलाइजेशन। पेपिरस रिकॉर्ड क्या मतलब है कि पेपिरस का एक प्लांट होता था, उसी के लिप्स का यूज करके ये चीज बताया गया है, इसके ऊपर समझाया गया, बताया गया था, ठीक है। प्रिजर्विंग स्टोरीज एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स, यानी कहानी इसी के ऊपर है आपके सिविलाइजेशन का, और प्रैक्टिकल डिटेल जो भी लोग करते थे उस टाइम पे उसका डिटेल इसके अंदर मेंशन है आपके इस पॉपिरस पेपिरस लिप्स के ऊपर, है ना। डोंट मिस आउट में क्या दिया है यहाँ पे भाई, तो हाउ वाज इजिप्टियन स्क्रिप्ट डेसिफर्ड, है ना। इजिप्टियन स्क्रिप्ट को कैसे समझा गया ये जानेंगे हम लोग। 1799 में पेरी नाम का एक पेरी बॉचर्ड नाम का व्यक्ति थे, जो क्या करते हैं, फाउंड करते हैं द रोसेटा स्टोन, है ना। रोसेटा स्टोन, ये स्टोन, ये जो ब्लैक कलर का ये आपको दिख रहा है यही है रोसेटा स्टोन, विथ 3 स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग ग्रीक, है ना। 3 स्क्रिप्ट है इसी के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, ये लास्ट वाला, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। इन 1822 यानी 1799 में आपका ये ऊपर वाला दोनों को पता कर लिया गया ये कौन सा लैंग्वेज है, लेकिन नीचे वाले को कब पता किया गया, ग्रीक वाले को 1822 में ये चीज पता चला, जो कि जीन फ्रांसकोइस चैंपोलिन चैंपोलिन चैंपोलियन डेसिफर्ड इजिप्टियन क्या है हायरोग्लिफिक्स यूजिंग इट, यानी कहीं ना कहीं इसका यूज ये ग्रीक स्क्रिप्ट जो है इसको जो है कि 1822 में कौन इंट्रोड्यूस किया, कौन बताया, तो जीन फ्रेंचवाइस ने। तो ये एक तरह से धीरे धीरे आपको अपने इतिहास के बारे में पता करना है, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ही हो पाया है ना। देख रहे हो ना कितना का गैप है, 1799 में हुआ था और फिर 23 साल के बाद आपको देखने को मिला कि इसके नीचे वाला को भी लोग समझ गया, ऊपर वाला दोस्त समझ गया था पहले ही 1799 में, लेकिन 1822 में जो है कि नीचे वाले को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, 23 साल के बाद जो है इसको समझा गया। चौथा पॉइंट में क्या देखता है कि लाइब्रेरीज वाला सिस्टम था 2000 बीसी में, स्टोर्ड पेपिरस स्क्रॉल्स, है ना। पेपिरस स्क्रॉल ऐसे करके पेपिरस का जो लिप्स होता था उसके ऊपर लिख करके कुछ कुछ उसको स्क्रॉल करके ऐसे रखा जाता था लाइब्रेरी में, एक तरह से पढ़ने वढ़ने के लिए, समझने के लिए। इंक्लूडिंग द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ सिंदबद द सेलर, सिंदबद द सेलर यानी सिंदबद द सेलर, यानी ये सिंदबद के बारे में इसके ऊपर बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है हमारे पेपिरस किताब के अंदर, है ना। ये सारे सिंदबद जो थे वो क्या थे, एक सेलर थे, जो कि इसके बारे में ही बताया गया कि उस टाइम पे लोग जो थे वो ट्रैवलिंग करते थे बाई सी बोट के ऊपर और ट्रेड करते थे, ठीक है। और क्या बताया, एनिमल फेबल्स लिंक टू एसोपेस फेबल्स, यानी एनिमल फेबल्स के बारे में भी बताया गया यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविलाइजेशन के बारे में बताना। एंड द ओल्डेस्ट नोन फॉर फ्रॉम द क्या है, सिंड्रेला, सिंड्रेला के बारे में भी इसमें कहानी बताया गया है, इस पेपिरस लिप्स के ऊपर लिखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक तरह से लाइब्रेरी हमारे रिटन सोर्स के सोर्स में आएंगे, जो भी ये चीजें पेपिरस का यूज करके बताया जाता था, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो किसी का रियलिटी बताओ, या फिर सिविलाइजेशन का प्रैक्टिकल रूपरेखा बताए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो बताए। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं पेपिरस पे लिखा जाता था, कब, जब ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन का इनोवेशन हो रहा था तब, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे टाइमलाइन का, अगर इसके तो टाइमलाइन इसका भी थोड़ा सा रहा है बहुत बढ़िया, जैसे हम लोग का मेसोपोटामिया रहा है। देखिए यहाँ पे टाइमलाइन में क्या दिखा रहा है, 5000 बीसी में क्या होता है,
5000 बीसी में कि अर्ली फार्मिंग विलेज अलोंग द नाइल यूजिंग इरिगेशन, यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो था वो फार्मिंग जो है हर गांव में होना स्टार्ट हो गया था 5000 बीसी में, ठीक है, नाइल रिवर के आसपास वाले एरिया में। फिर 3000 बीसी में क्या देखने को मिला, सिटी स्टेट यानी अपर और लोअर इजिप्ट के साइड में सिटी और स्टेट का इनोवेशन होना स्टार्ट होता है और सिटी और स्टेट जो है वो बनने लगता है, ठीक है। फिर 2600 बीसी में क्या देखने को मिला, यूनिफिकेशन अंडर नार्मर, अर्ली डायनेस्टिक पीरियड बिगिन, यानी एक तरह से सबसे पुराना अगर डायनेस्टी स्टार्ट होता है तो नार्मर जो थे इनके शासन काल में होता है और ये अर्ली डायनेस्टी के रूप में यही उदय होते हैं इनका भी। 2500 से लेकर 2000 बीसी में क्या बोल रहा है कि पिरामिड बिल्डिंग एज, यानी इस टाइम पे पिरामिड खूब बनाया गया था, ओल्ड किंगडम जो थे वो लोग बना रहे थे ये, ठीक है। 2000 से 1500 बीसी के टाइम पे मिडिल किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ, कहाँ पे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के अंदर। फिर 1500 से 1070 बीसी में क्या देखने को मिलता है, न्यू किंगडम पावरफुल में आता है जिसको बोलते थे फराहो, फराहो, ठीक है, फराहो। टेम्पल एंड द अंपायर एक्सपेंशन, यहाँ पे टेम्पल और अंपायर का एक्सपेंशन हुआ इनके शासनकाल में, फराहो के शासनकाल में। फराहो ऐसे कुछ देखते थे और नार्मर ऐसे दिखते थे, ठीक है। आगे बात करेंगे 1070 बीसी का और उसके बाद का टाइम का, तो लेटर पीरियड ग्रेजुअली डिक्लाइन द फॉरेन इन्वेंशन, है ना कहीं जो भी फॉरेन इन्वेंशन आए, बाहरी आक्रमण होता था जिसकी वजह से ये डिक्लाइन होता गया धीरे धीरे हमारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए अब बात हम लोग आगे बात करेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये उसका की फीचर दिया हुआ है जो शॉर्ट में यहाँ पे समझाया हुआ है, क्या है भाई, तो इजिप्टियन कैलेंडर जो था, इजिप्टियन कैलेंडर 365 दिन इस कैलेंडर में होता था, ठीक है। और 3 सीजन ऑफ 4 मंथ इच इन अंडेशन पेरिट ग्रोइंग शेमू हार्वेस्ट, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि 3 सीजन इसमें दिखाया गया था हमारे इजिप्टियन कैलेंडर में, जिसमें 4 मंथ, हर मंथ जो था अलग अलग दिखा रहा था। जैसे इनोडेशन पेरेट ये बताता था ग्रोइंग यानी अनाज को लगाना, और शेमू ये बताता था हार्वेस्ट यानी अनाज को जब काटने का टाइम आता था उसको शेमू बोलते थे। जस्ट लाइक हमारे हिंदी में अलग अलग लैंग्वेज यूज होता है, इंग्लिश में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर उसका यूज होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च जो भी हार्वेस्ट का टाइम आता है या फिर सोविंग का टाइम आता है, तो उसी टाइम पे ये जो है 365 दिन में ये लोग अपने हिसाब से रखे हुए थे। और 12 × 30 + 5 एक्स्ट्रा डे, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो है कि एक टाइम था कि हमारे कैलेंडर में 365 दिन तो होता ही था, लेकिन उसके अलावा +6 आवर अलग से होता था। ये हम लोग को लीप ईयर के बारे में बताता था, लीप ईयर। कहीं ना कहीं हर सिविलाइजेशन कुछ ना कुछ आइडिया लगा लगा कर इस चीज को पता कर लिया था, ठीक है। फेयरली एक्यूरेट बट लॉसेस अबाउट 1/4 डे पर ईयर, यानी ये लोग ये चीज नहीं जान पाए कि 6 घंटा एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो चीज, ये चीज नहीं जान पा रहे, यानी 1/4 डे, यानी 365 दिन तो लग ही रहा है, साथ साथ ये भी लग रहा है 1/4 डेज, यानी 365 दिन प्लस 1/4 डेज, यानी दिन का एक चौथाई हिस्सा, यानी 6 घंटा, है ना। 24 घंटा को डिवाइड कर देंगे 4 से तो 6 घंटा आया ना, तो 365 दिन 6 घंटा लग रहा है। लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं ढूंढ पाया कि भाई 365 दिन तो लग रहा है लेकिन 6 घंटा इन्होंने नहीं बता पाया। चलो आगे बात करेंगे राइज ऑफ सिटी, बहुत सारा सिटी और स्टेट राइज होता है कहाँ पे भाई, तो नाइल रिवर के आसपास वाले एरिया में। और द नाइल फ्लडेड एनुअली, यानी कहीं ना कहीं सालाना एक बार बाढ़ आ ही जाता था। रिच मर्ड केमत द ब्लैक, यानी यहाँ पे ब्लैक मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता था जब फ्लड आता था। एंड गिविंग इजिप्ट इट नेटिव नेम, है ना, नेटिव नेम इसको केमत दिया गया था, द ब्लैक सॉइल को, ठीक है। केमत, KEMET, केमत, ठीक है। नाइल रिवर के किनारे ये जो बाढ़ आ जाता था तो वहां के स्थानीय लोग क्या देते थे नाम, केमत देते थे नाम। फार्मिंग और कैलेंडर यहाँ पे आपको देखने को मिला कि भाई फार्मिंग होता था कैलेंडर के हिसाब से कि कब जो है हार्वेस्ट किया जाए, कब जो है सोविंग किया जाए, है ना, कब लगाया जाए और कब काटा जाए, तो ये चीज देखने को मिला। फिर क्या देखने को मिला, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छा बनाने को देखने को मिला। साथ में यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट, यानी सब लोग मिलकर के काम करते थे, लाइक इरिगेशन का काम हो, फार्मिंग का काम हो, हर तरह का काम जो है एक तरह से सब लोग मिलकर के करते थे। लोकल गवर्नमेंट का भी फैसिलिटी यहाँ पे था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, यानी हर तरह का जो भी सीखना है, जो भी सिखाना है, ये सारा सिस्टम चलता था कि कैसे एक समाज को चलाया जाए, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, ये अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा सीन था वहां पे उस टाइम पे भी। और अगर बात करें फराव और पिरामिड्स का, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत ही पावरफुल रूलर थे फराव, जो कि इमर्ज होते हैं, है ना। फराव कब इमर्ज हुए थे, फराव फराव कब इमर्ज हुए थे बताइए। फराव ये रहे 1500 से 1070 बीसी में, ठीक है, फराव इमर्ज होते हैं। तो फराव जो थे बहुत सारा इनोवेशन करते हैं ये भी, और पावरफुल रूलर थे भाई फराव।
आफ्टर डेथ दे, और ये डेथ के बाद क्या विश्वास करते थे कि दे वर्ड बिलीव्ड विथ अ मस्तबा, यानी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर टाइप का बनवा देते थे जब मरते थे ये लोग तब, ओवर द चेम्बर, यानी चेम्बर के ऊपर, है ना, ये चीज बनाते थे। स्टैकिंग मस्तबा क्रिएटेड पिरामिड्स, एग्जांपल स्टेप पिरामिड एट सकारा। ये एक जगह है जहाँ पे स्टेप पिरामिड नाम का एक ऐसा बनता था, ऐसा स्टेप पिरामिड जैसा दिखता था, और इस यहीं पे क्या करा जाता था, जो मर जाते थे उनको कहीं ना कहीं वहीं पे रखा जाता था, ठीक है। और अगर बात कर लेंगे बिलीफ इन द का मुमिफिकेशन, ममिफिकेशन, है ना, ये लोग का और ममिफिकेशन, यानी का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल डबल, है ना, का मतलब स्पिरिचुअल डबल, है ना। इजिप्टियन बिलीव करते थे इन द का, है ना, दैट द लिव आफ्टर द डेथ इफ द बॉडी वाज प्रिजर्व, अगर बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाए तो वो मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। इसीलिए ममिफिकेशन ये करते थे, है ना, उसके ऑर्गन को हटा देते थे, अंदर वाले ऑर्गन को, और सिर्फ हर्ट को छोड़ के, हर्ट को रहने देते थे, बाकी के ऑर्गन को निकाल देते थे। ड्राइंग अप नेट्रॉन, ऑयलिंग, रैपिंग इन लाइनेन, है ना, फिर क्या करते थे, ऑयलिंग करते थे, फिर सुखाते थे, और सुखाने के बाद उसको रैपिंग कर देते थे ऐसे, है ना, दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे करके उसके बाद इसको रख देते थे, और रख करके दफन करते थे उसको मम्मी के अंदर, ये पिरामिड के अंदर रखते थे उसको, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, तो ये था इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे उनके कल्चर और हायरार्की सिस्टम के बारे में बताया कि कल्चर और सोसाइटी उनका कैसा था। तो फराव जो थे ये गवर्नमेंट और ऑफिसर्स, यानी नोबल और प्रिस्ट, ये दोनों मिलकर के गवर्नमेंट और ऑफिसर्स को चलाते थे। फ्री लैंड होल्डर जो थे वो सारे फ्री में जमीन मिलता था। आर्टिसन भी और मर्चेंट भी यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। और उस टाइम पे भी सर्फ और स्लेव्स होते थे, यानी नौकर लोग, गुलाम लोग उस टाइम पे भी हुआ करते थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो सोशल हायरार्की था यहाँ पे, ठीक है, सोशल हायरार्की था यहाँ पे। लिखा हुआ है फराव, ऑफिशियल ऑफिसर, ये सब ये चीजें कहीं ना कहीं ये सारा हमारा सोशल हायरार्की बताता है। सबसे ऊपर ये रहेंगे, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, फिर सबसे लास्ट में ये लोग बेचारे सबसे नीचे रहेंगे, ठीक है। लीजर एक्टिविटीज एंड फेस्टिवल्स, आपको देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा एक्टिविटीज इसमें शामिल है जो कि उस टाइम के इजिप्टियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता था, है ना। बोटिंग करते थे लोग, स्विमिंग करते थे, है ना, बोर्ड गेम खेलते थे, म्यूजिक डांस ये सब होता था उस टाइम पे, ठीक है। कुछ फेस्टिवल के रूप में भी सेलिब्रेट करते थे, सेलिब्रेटेड गॉड गॉड एंड द फराव, यानी गॉड एंड द फराव दोनों के लिए सेलिब्रेट करते थे। जैसे एक फेस्टिवल का नाम है सेड फेस्टिवल, है ना, मार्क अ किंग 30 ईयर्स, है ना, अगर 30 साल हो जाता है किसी राजा का तो ये सेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। वुमेन्स को बहुत सारा अधिकार यहाँ पे मिला था इजिप्ट के अंदर, लेकिन सिर्फ इजिप्टियन वुमेन को, है ना, बाहरी नहीं। जैसे यहाँ पे इजिप्टियन वुमेन हैड मोर राइट, यानी इनके पास ज्यादा अधिकार होता था इजिप्टियन वुमेन के पास, किसके इससे ज्यादा, यानी ग्रीक और रोमन जो वुमेन होती थी, हाँ, उनसे ज्यादा अधिकार किसको मिलता था, इजिप्टियन वुमेन को मिलता था, है ना। खुद का प्रॉपर्टी इनका हो सकता है ना, अपना बिजनेस चला सकते हैं ये। और ये कैलोपेट्रा, है ना, कैलोपेट्रा के बारे में यहाँ पे दिखाया है कि 69 से 30 बीसी में ये रानी हुआ करती थी, 18th रानी, है ना, 18th रानी ये बनी इजिप्ट के। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन का। अब इसके बाद हम लोग का ज्यादा नहीं बच गया, एक दो और ये तीन, बस तीन ही स्लाइड है, तो तीनों स्लाइड को हम लोग खत्म कर लेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन के बाद से, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन क्या है समझेंगे अब हम लोग, लास्ट है हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। तो चाइनीज सिविलाइजेशन जो था ये किस अंपायर के ये किस रिवर के किनारे था, हवांग हो, ठीक है, हवांग हो, जिसको येलो रिवर के नाम से भी जानते थे। एंड द यांगजी सेंटर ऑफ द अर्ली चाइनीज नियोलिथिक कल्चर, यांगजी रिवर का नाम था। और यहाँ पे आपके नियोलिथिक कल्चर जो थे चाइनीज, वो यहाँ पे अर्ली चाइनीज जो नियोलिथिक कल्चर था वो यहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। और यहीं से जो है कि धीरे धीरे इनोवेशन होते होते, डेवलपमेंट होते होते कहीं ना कहीं चाइनीज सिविलाइजेशन का अलग रूप आता है। कब, 2000 बीसी में क्या देखने को मिलता है, कॉपर और ब्रॉन्ज से इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे, येलो रिवर के किनारे ये लोग सेटलमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, देयर सोल्ड ऑफ द ब्रॉन्ज एज। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ब्रॉन्ज एज भी आ जाता है इनका। जैसे ब्रॉन्ज एज, जैसे कॉपर आ गया था भाई, ब्रॉन्ज एज आना थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है, फिर ब्रॉन्ज एज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर के बाद ब्रॉन्ज एज आता है। फिर 1600 बीसी में अर्बन सेंटर इमर्ज, जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ में मेटलर्जी एडवांसेस, गिविंग राइज टू द फर्स्ट चाइनीज ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एम्पायर। तो यहाँ पे 1600 बीसी में क्या देखना गया कि अर्बन सेंटर इमर्ज होता है भाई, अर्बन यानी अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण होना स्टार्ट होता है। और साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम देखने को मिलता है। मेटल्स का लोग यूज करके एडवांस चीजें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। गिविंग राइज टू द फर्स्ट चाइनीज ब्रॉन्ज एज, यानी यहाँ पे ब्रॉन्ज एज का जो पहली बार जो है राइज होता है, आगे बढ़ता है। और टेरिटोरियल अंपायर, यानी एक अंपायर बनता है जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया फिर बाद में, ठीक है। अब की डायनेस्टीज एंड
माइलस्टोन्स। अब देखिए बहुत सारे डायनेस्टी है, जैसे मेसोपोटामिया में आए है ना, इजिप्टियन में आए, उसी तरह यहाँ पे आपके चाइनीज डायनेस्टी भी बहुत सारे हैं। जैसे सांग डायनेस्टी 1600 से 1046 बीसी में आपको देखने को मिला, जब ब्रॉन्ज एज था ना, उस टाइम पे ये सांग डायनेस्टी देखने को मिलता था। झोउ डायनेस्टी ये कहाँ कब तक रहा, तो 1046 से लेकर के 256 बीसीई तक ब्रॉन्ज एज के टाइम पे भी यही थे, है ना, झोउ डायनेस्टी। यानी इन दोनों के टाइम पे ब्रॉन्ज एज ही था। फिर जब आता है आयरन एज का टाइम, तो 600 बीसीई जो है आयरन एज का टाइम आता है, ठीक है। आयरन यूज बिकेम वाइड स्प्रेड स्टार्ट ऑफ द चाइनीज आयरन एज। तो कहीं ना कहीं 600 बीसीई में चाइनीज जो थे वो आयरन से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और आयरन एज जो है कि बहुत लंबा टाइम तक चलता है। और फिर 221 से 206 बीसीई में आपका एक नया डायनेस्टी देखने को मिलता है, जिसको किंग या फिर चीन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं इसको। फर्स्ट इंपेरियल डायनेस्टी ये था हमारा पूरे चाइना के अंदर, और इसको यूनिफाइड करने के बाद पूरे कंट्री को ये जोड़ा, और कहा जाता है कि चाइना जो नाम है इन्हीं डायनेस्टी से निकला है, चीन डायनेस्टी से निकला है चाइना नाम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया चीन डायनेस्टी, यानी 221 से लेकर के 206 बीसी में आपको ये डायनेस्टी था, और इसी डायनेस्टी के नाम पे आज चाइना का नाम है, ये याद रखना है। हान डायनेस्टी का बात करेंगे तो 206 बीसीई से 220 बीसीई के, 220 नहीं 220 सीई है ना, बीसीई से सीई तक, यानी ये काम काफी लंबा चला, है ना। कंटिन्यूड यूनिटी, एक्सपैंड कल्चर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा इनोवेशन जो है कि इनके टाइम पीरियड पे हुआ, और काफी लंबा समय इनका भी है ना, ना 20 और 6 26 साल तक इनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। चलिए बात आप आगे करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा चाइनीज सिविलाइजेशन का जो है टाइमलाइन, उसके बारे में अगर जान लेते हैं, तो अभी हमने वही चीज देखा, और उसको हम फिर यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही देख लेंगे। 7000 में आपका अर्ली नियोलिथिक एज था, फिर 2000 में आपका ब्रॉन्ज एज आता है, फिर फर्स्ट 1600 बीसी में आपका शांग डायनेस्टी आता है, फिर झोर डायनेस्टी आता है 1046 में। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज बताया हुआ है। हांग डायनेस्टी यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन बोला जाता है किसको, हान डायनेस्टी को, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, है ना, ये सारी चीजें। आज चाइना बहुत आगे है बिकॉज ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कहीं ना कहीं उनका सिविलाइजेशन बहुत योगदान दिया उनके डेवलपमेंट में। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, डोंट मिस आउट में। तो जौ रूलर जो थे वर बोथ किंग एंड प्रिस्ट, यानी जौ रूलर जो थे ना, वो राजा भी हुआ करते थे और प्रिस्ट भी हुआ करते थे, यानी पुजारी, यानी दोनों काम वो करते थे। यानी जो प्रिस्ट है ना वही राजा है ना। बिलीव अपॉइंटेज ऑफ हेवन, और कहा जाता है कि ये लोग डायरेक्ट स्वर्ग से आए हैं, ये स्वर्ग से आए हैं डायरेक्ट, ऐसा ये मानना था, इनका बिलीफ था। बट कुड बी डिसमिस्ड, है ना, पीपल डिड नॉट प्रॉस्पर। ये लोग बिलीव करते थे क्या, कि अगर वो जो प्रॉस्पर नहीं है, समृद्ध नहीं है, उनका मतलब रहने का इस सिविलाइजेशन में हक नहीं है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। इनको अलग नजर से देखते थे। पब्लिक ऑफिसर्स वर चूजन केयरफुली, थॉट टेस्ट इन, यानी कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स को चुना जाता था, तो उनको एक परीक्षा देना होता था, जस्ट लाइक हमारा एग्जाम होता है तभी ना हम पास होते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी उनका एग्जाम होता था। यानी तीरंदाजी आना चाहिए, घुड़सवारी आना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन आना चाहिए, मैथमेटिक्स वाला, है ना, लिखने आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, है ना, उसके साथ साथ म्यूजिक आना चाहिए। तो ये सब अगर आप टेस्ट पास करते हो तभी जाकर के आप एक ऑफिसर के रूप में बनते हो। कब, झौ डायनेस्टी जब था उस टाइम पे, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमारा है एंशियंट चाइना की हाइलाइट्स। अब यहाँ पे देखिए चाइनीज लोग जो थे ना, बहुत सारी चीजें इनोवेशन किए इन्होंने। सोर्स अगर बात करेंगे चाइनीज का, तो चाइनीज सिविलाइजेशन का जो सोर्स है ना, वो अजीबोगरीब है थोड़ा। सोर्स अगर पता करेंगे कि चाइनीज सिविलाइजेशन कैसा हुआ करता था, तो वो अजीबोगरीब तरीके से पता करते थे। जैसे यहाँ पे अर्लीस्ट सोर्स इज ओरेकल बोन्स, ओरेकल बोन्स मतलब एनिमल का बोन का बात कर रहा है, और टॉर्टवाइज सेल, यानी जो कछुआ का ऊपर वाला खोपड़ी होता है ना, उससे ये लोग अपने सोर्स को ये अपने हिस्ट्री को पता करते थे। कैसे भाई, तो हीटेड टिल दिस क्रैक, यानी तब तक उसको हीट करते थे, कछुआ का जो ऊपर वाला खोपड़ी होता था तक हिट करते थे, जब तक वो क्रैक ना हो जाए, यानी उसमें दरारें ना आने लगे, ठीक है। इंटरप्रेटेड टू फॉर टेल द फ्यूचर, और वो बताते हैं कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के बारे में बताते हैं, यानी उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, ठीक है। ये अजीबोगरीब उनका सोर्स है। चाइनीज स्क्रिप्ट का बात करेंगे, तो चाइनीज स्क्रिप्ट इज लोगोग्राफिक, यानी इसको लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो चाइनीज स्क्रिप्ट है। कैरेक्टर रिप्रेजेंट होल वर्ड, यानी एक चीज जो है, एक कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं पूरे वर्ड को बता देता है, ठीक है। वर्ड मॉर्फेन्स नॉट साउंड, यानी यहाँ पे कोई साउंड का बात नहीं होगा, साउंड को नहीं बताएगा ये किस तरह का साउंड है, लेकिन ये वर्ड को बता देगा। जैसे ट्री हो गया, पर्सन हो गया, है ना, ये एक छोटा सा कैरेक्टर बता देगा। डिस्टिंक्टिव क्राफ्ट, यानी यहाँ पे अलग क्राफ्ट टाइप का देखने को मिलता था, क्राफ्ट जो हाथ से बनाए जाते थे। जेड ऑब्जेक्ट एंड फिगरेंस, रिचुअल
प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट जेट नॉट लोकली अवेलेबल, है ना, ये चीज जो है कि उस टाइम पे देखने को मिला। मार्बल कार्विंग, यहाँ पे मार्बल से भी बहुत सारी चीजें बनाए जाते थे। जैसे आप लोगों को पता होगा ड्रैगन वाला जो सीन है कहाँ पे दिखता है, चाइना में ज्यादातर दिखता है। और यहाँ पे ब्रॉन्ज मेटलर्जी का अगर बात कर लेंगे ना, तो ब्रॉन्ज का बहुत सारी चीज ये लोग बनाते थे, वेपन, टूल्स, रिचुअल वेसल्स, ये सारे चीज। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, कैसे भाई, तो ये 2000 साल में तैयार हुआ एक ऐसा दीवार है जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन को प्रोटेक्शन देने का काम करता था। क्या 680 BCE में several wall from the by Zhou and other dynasties against nomadic raids। कहीं ना कहीं ये 680 BCE में स्टार्ट होता है झौ रूलर के टाइम पे। और फिर बाद में ये जो है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आक्रमण की वजह से काम रुक जाता था, नहीं हो पाता था। और फिर फाइनली इसको 17th सेंचुरी सी में जो है कि इसको रिपेयर कंटिन्यू करके बना दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। सिल्क एंड द सिल्क रूट, ना, चाइना से सिल्क बहुत ज्यादा ट्रेड होता था चाइनीज। और सिल्क रूट जो है एक तरह से रास्ते को बोला जा रहा है कि एक बड़ा सा रास्ता जो कि सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, बिकॉज ऑफ सिल्क ट्रेड, यानी सिल्क का ट्रेड होता था जिसकी वजह से इसको इस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज एज क्राफ्ट जो है इस टाइम पे आपको देखने को मिलता था, जब सिल्क एज था, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी बीसी हान डायनेस्टी जो था, सिल्क बिकेम अ मेजर आइटम ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। यानी हान डायनेस्टी के टाइम पे सेकंड यानी 200 BCE में आपको क्या देखने को मिला, सिल्क जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड यानी बाहर से मंगवाया जाता था और या फिर उसे भेजा जाता था। गिव राइज टू द सिल्क रूट, यानी एक तरह से धीरे धीरे इसी रास्ता का जो है कि फेमस होता गया ये रास्ता, और इसी रास्ता को सिल्क रूट के नाम से जाना गया फिर बाद में, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे आपको रूलिंग क्लास, नोबेल्स, एरिस्टोक्रेट, फार्मर, लेबर्स, हर तरह के कैटेगरी के लोग थे। जैसे आज होते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे भी लोग हुआ करते थे। डोंट मिस आउट में क्या दिया है यहाँ पे कि मेटल बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मेटल का जो क्वाइंस बनता था ना, उस तरह का क्वाइंस बना करके ये लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी चीजें खरीदते बेचते थे इस क्वाइंस का यूज करके, है ना। फिफ्थ सेंचुरी बीसी में क्या देखने को मिला, मनी इकोनॉमिक डेवलप्ड बाई फिफ्थ सेंचुरी बीसी में, यानी मनी का इकोनॉमी यानी ऐसे संपत्ति बनाना, ये जो है फिफ्थ सेंचुरी बीसी में स्टार्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी, यानी पेपर करेंसी सबसे पहले अगर कोई इंट्रोड्यूस किया है तो वो चाइना किया है। चाइना वाज द फर्स्ट टू डेवलप्ड सिविल सर्विसेज थ्रू पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी सिविल सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चाइना से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, चाइना से ही स्टार्ट हुआ था सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट। तो ये चैप्टर हो गया है फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टाटा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। और चैप्टर आप लोग कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट जो है किस चैप्टर का आपको चाहिए, सेकंड पार्ट, ठीक है, किस चैप्टर का चाहिए। मैंने देखा था इसका कमेंट ज्यादा आया हुआ था चैप्टर 4 का, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट किसका चाहिए आप लोग कमेंट में बता देंगे, इसी चैप्टर के कमेंट में बताएंगे ताकि हम नेक्स्ट पार्ट को ला सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, थैंक यू।